everyone, welcome to our channel Fight for Your Dreams. So let's fight with me. I am अमनदी। हम कवर करेंगे आज से भारतीय कला एवं संस्कृति, जो किताब लिखी गई है नितिन सिंघानिया सर के द्वारा। ठीक है, तो ये किताब काफ़ी प्रचलित है। ठीक है, 3rd एडिशन हम कवर करेंगे क्योंकि मेरे पास 3rd एडिशन की बुक ही है। न्यू संस्करण अभी मैंने लिया नहीं है, न्यू एडिशन जो है। तो वैसे कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं आएंगे क्योंकि कला को पढ़ने का एक अलग नज़रिया होता है, कला को समझने का भी अलग नज़रिया होता है। कला इतिहास से बाहर नहीं है। जैसे जैसे इतिहास आगे बढ़ा है, साथ साथ में कला का भी विकास होता रहा है। जैसे जैसे विभिन्न क्षेत्रों के अंदर अलग अलग संस्कृति के लोग आए हैं, अलग अलग संस्कृतियाँ पनपी है, उसी के हिसाब से कला का निर्माण हुआ है। ठीक है, कला का विकास हुआ है, क्रमबद्ध रूप से हुआ है। ऐसा नहीं है कि वास्तुकला एक दिन में उठकर लोगों ने स्टार्ट कर दी, या फिर मूर्ति कला। इसका विकास हुआ है, बहुत धीरे धीरे हुआ है। ठीक है, पहले मूर्तियाँ अलग तरीके की होती थी, चित्र अलग तरीके के होते थे। जैसे कि हम खुद जानते हैं कि जैसे छोटे बच्चे होते हैं वो रेखा चित्र बनाते हैं। रेखा चित्र आप समझते होंगे, रेखाओं से बनाते हैं। जैसे कि ये चेहरा बना दिया और ये हाथ बना दिए, है ना। इस तरीके के ये होते रेखा चित्र। इस तरीके के चित्र पहले बनाया करते थे आदि मानव के वक्त में भी, है ना। वो लोग ऐसे यूं करके बना दिया करते थे। ऐसे अगर किसी को डांस का बताना है तो यूं रेखा चित्र बना दिया करते थे, है ना। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, इसका धीरे धीरे विकास हुआ है। आज 3D टाइप की हम पेंटिंग्स देखते हैं तो ये आधुनिक कला है ना। तो इसी को हम समझेंगे। इस बुक को सिर्फ कंटेंट लेने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं, ना कि इसका पूरा अपने इस बुक का जो विचारधारा है वो अपने अपने एग्ज़ाम में रखेंगे। ऐसा नहीं है, हम अपनी तरफ से भी सोचेंगे कि हाँ, ये जो कला है ये कहाँ से निर्मित हुई है, कहाँ से आई है। तो ये सारी चीज़ें इतिहास से जुड़ी हुई है। ओके, वैसे मैंने ये जो टॉपिक है कला वाला, ये अलग से इतिहास के टॉपिक में कवर कर रखा है, इतिहास के टॉपिक्स के साथ में कवर कर रखा है। जैसे अगर हम जैन धर्म की जब बात करेंगे तो जैन धर्म के अनुरूप जो कला, जो विहार उस वक्त बनाए गए थे, ठीक है, जो विहार बनाए गए थे उस वक्त, तो वो भी कला के अंदर ही आ जाते हैं, है ना। तो जब वो कला के अंदर आते हैं तो अलग से पढ़ने की क्यों ज़रूरत पड़ती है? अलग से पढ़ने की ज़रूरत यूँ पड़ती है क्योंकि इतिहास के अंदर तरीका नहीं बताया गया होता। जैसे कि अब हम कहें कि एक मंदिर है, मंदिर के ऊपर गुंबद लगाया होता है ना, वो गुंबद के बारे में इतिहास के अंदर नहीं बताया जाएगा। बस वहाँ पर बताया जाएगा कि इस काल के अंदर मंदिर निर्माण कला शुरू हो गई थी और मंदिर निर्माण कला को इन लोगों ने प्रभावित किया था। ये सब चीज़ें इतिहास के अंदर बताई जाएगी। लेकिन कला और संस्कृति का अलग स्पेसिफिक टॉपिक पढ़ना इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि इस टॉपिक के अंदर हमें अलग अलग, जैसे मंदिर का पूरा ढांचा किस तरीके से बनाया गया, किस तरीके से मंदिरों का विकास हुआ, क्या गुंबद शुरू में ही लगने लग गए? जैसे मंदिर के ऊपर आप ये देखते हैं कि ये मंदिर है ना, और ये उसके ऊपर ऐसे गुंबद बनाए होते हैं ना, तो क्या ये शुरू में ही लगने लग गए थे? फिर उसके बाद में इसके ऊपर झंडा भी लगाने लग गए, है ना, और इसके ऊपर अलग अलग तरीके के डिज़ाइन बनाने लग गए, गेट को सजाने लग गए। तो क्या ये तरीके पहले से ही डेवलप हो गए थे? तो इन तरीकों को अलग से पढ़ने के लिए हमें ये किताब भारत की कला और संस्कृति पढ़नी ज़रूरी हो जाती है। मुझे लगता है इतना पॉइंट आपको समझ आ गया होगा। स्टार्ट करते हैं अपनी वास्तुकला और मूर्तिकला से। देखिए, वास्तुकला जो है उसको इंग्लिश में बोलते हैं आर्किटेक्चर। ठीक है, क्या बोलते हैं? आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर जो शब्द है वो लैटिन शब्द टेक्टन से निकला हुआ है। आर्किटेक्चर निकला हुआ है लैटिन के शब्द टेक्टन से, जिसका मतलब होता है बिल्डर, निर्माता। ठीक है, अतः जब से आदिकालीन मनुष्यों ने अपने लिए आश्रय का निर्माण शुरू किया, यानी जब से आदिकालीन लोगों ने खुद के लिए घर बनाने का, है ना, घर बनाने का, चाहे वो झोंपड़ियाँ ही क्यों ना हो, लेकिन भवन निर्माण की कला को ही हम क्या कहते हैं? वास्तुकला कहते हैं। तो जब से आदिकालीन ने अपने लिए आश्रय का निर्माण करना शुरू कर दिया, तभी से वास्तुकला का आरंभ हो गया था। ठीक है, क्लियर है? अब कोई आपसे पूछे वास्तुकला का आरंभ कहाँ से होता है, तो हड़प्पा काल से शुरू हो रहा है या फिर उससे पहले हो रहा है, तो आप कहेंगे जब से आदिकालीन मनुष्यों ने खुद के लिए घर बनाने, खुद के लिए छत की बंदोबस्त करना शुरू कर दिया था, उस वक्त से ही वास्तुकला का आरंभ हो गया था। फिर मूर्तिकला, मूर्तिकला को स्कल्पचर बोलते हैं।
ठीक है, ये प्रोटो इंडो यूरोपियन शब्द है। प्रोटो इंडो यूरोपियन शब्द केल से लिया गया है। केल, स्कल्पचर, स्कल्पचर केल से लिया गया है ना। तो मूर्तिकला को इंग्लिश में स्कल्पचर कहते हैं। स्कल्पचर निकला है केल से, जो प्रोटो इंडो, ठीक है, शब्द है, जिसका अर्थ होता है मोड़ना। जिसका अर्थ क्या होता है? मोड़ना। मूर्तिकला की लघु संरचनाएं होती है, छोटी संरचनाएं होती हैं, भवन बड़े होते हैं, मूर्तियां, वैसे तो आज के आधुनिक कला में हम आधुनिक टाइम में हम देखते हैं कि मूर्तियां भवनों से भी बड़ी हो गई हैं, है ना। तो ये चीज़ें भी अब हो गई हैं, लेकिन मूर्तिकला जो होती है ज़्यादातर लघु रचनाएं होती हैं। ये या तो हस्तनिर्मित होती हैं, या तो हाथ से बनाई जाती है, या उपकरणों से बनाई जाती है, और अभियांत्रिकी मापन की तुलना में सौंदर्य शास्त्र पर अधिक संबंध रखती है। जो मूर्ति कला होती है उसके अंदर स्टिक मापन नहीं होता है, ठीक है। अगर छोटी मूर्तियां बनाई जाएंगी उसके अंदर स्टिक मापन की जरूरत नहीं पड़ती है। लंबाई, चौड़ाई, गणित, इन सब का ध्यान मूर्ति कला के अंदर नहीं रखा जाता है। लेकिन आज के आधुनिक परिप्रेक्ष्य के अंदर देखें तो ये सब चीज़ें भी ज़रूरी हो जाती है अगर हम बड़ी मूर्तियों की बात करते हैं, है ना। तो यही बात है, जब हम एडिशन पढ़ते हैं, किताब को जब पढ़ते हैं ना, तब किताब के अंदर जो लिखा होता है हम उसी के अंदर रह जाते हैं कि हाँ, कि मूर्तियाँ छोटी होती है और उसके लिए कोई मापन की ज़रूरत नहीं होती है। मापन की ज़रूरत पड़ती है जब हम बड़ी बड़ी मूर्तियों की बात करते हैं। वो बिना मापन के कैसे बन जाएंगी? नहीं बन पाएंगी वो, है ना। उसको बड़ी मूर्तियों को रखने के लिए भी कोई जगह चाहिए, है ना। अगर वो वहाँ पर कोई नुकसान हो गया, बिना किसी मापन के, बिना किसी तरीके के बनाई गई है वो मूर्ति, तो बताइए, है ना। अब हम जानते हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी, है ना, हमारा जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जो मूर्ति बनाई हुई है वो कितनी बड़ी मूर्ति है। अगर उसके अंदर स्टिक मापन नहीं होगा तो देखिए किस तरीके का नुकसान वहाँ पर हो सकता है ना। तो यही बातें हैं, क्लियर है। मुझे लगता है इतने पॉइंट आपको समझ आ गया होगा वास्तुकला का। वास्तुकला आर्किटेक्चर होता है जो हमें मिलता है टेक्टन से, ठीक है। टेक्टन लैटिन शब्द है जिसका मतलब होता है बिल्डर, ठीक है। और कब से शुरू है? आदिकालीन वासियों से, ओके। फिर बात आती है मूर्तिकला, स्कल्पचर, लेकिन इसके अंदर सौंदर्य पर ध्यान ज़्यादा दिया जाता है। स्कल्पचर के सौंदर्य पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, क्लियर है। अपने समझ लेते हैं मूर्तिकला और वास्तुकला के बीच में अंतर। आकार व विस्तार, वास्तुकला भवनों की डिज़ाइन और निर्माण को संदर्भित करती है, जबकि मूर्तिकला अपेक्षाकृत लोगों त्रिआयामी संरचनाएं होती है, रचनाएं होती है। जो वास्तुकला होती है वो भवनों का डिज़ाइन, मतलब भवन निर्माण की कला को वास्तुकला करते हैं। तो वास्तुकला सिर्फ भवन डिज़ाइन और उसके निर्माण से संबंधित है, लेकिन मूर्तिकला 3D होती है, हाथ पैर अच्छे से क्लियर दिखते हैं, 3D होती है, त्रिआयामी हिंदी में बोलते हैं 3D को, ठीक है। और वास्तुकला को बनाने के लिए पत्थर, लकड़ी, कांच, धातु, रेत जैसी विभिन्न प्रकार की सामग्रियों का मिश्रण होता है। घर बनाते हैं तो अलग अलग चीज़ें लगती है ना, हाँ। तो लेकिन मूर्तिकला में ज़्यादातर एक प्रकार की सामग्री लगी होती है, या तो रेत, मिट्टी, है ना। तो कलर भी किया जाता है, तो इसके अंदर भी कई बार मिक्सअप हो जाता है, लेकिन फिर भी उसके निर्माण के अंदर एक प्रकार की धातु सामग्री का यूज़ हो जाता है जब हम छोटी मूर्तियों की बात करते हैं। सिद्धांत क्या है वास्तुकला का? वास्तुकला में अभियांत्रिकी, गणित का अध्ययन समावेशित होता है। वास्तुकला में अभियांत्रिकी और गणित, यानी इंजीनियरिंग वगैरह होनी चाहिए, है ना। बड़ी बड़ी बिल्डिंग जो बनी होती है ना, बुर्ज खलीफा को बनाने के लिए कोई अपने जो घरेलू मिस्त्री होते हैं उनको कैसे भेज सकते हैं? इसके लिए एक स्टिक मापन, गणित का पता होना चाहिए। पुल निर्माण करने के लिए कैसे कर सकते हैं, है ना। इसके लिए विस्तृत स्टिक मापन की आवश्यकता होती है वास्तुकला के लिए, लेकिन मूर्ति के लिए रचनात्मक और कल्पना का समावेशन होना जरूरी है। इसके अंदर कल्पना भी होती है और रचनात्मक भी होती है। इसके लिए स्टिक मापन ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता है, ओके। अगर हम छोटी मूर्तियों की बात करते हैं तो भारतीय वास्तुकला की बात करें तो भारतीय वास्तुकला और कला की कहानी विकास की कहानी है। मैंने जैसे बताया कि ये धीरे धीरे विकसित हुई है। आज की जो कला है, मूर्तियां जो है, भवन जो है, ये धीरे धीरे विकसित हुए हैं। भारतीय वास्तुकला और कला की कहानी विकास की कहानी है। प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर ब्रिटिश शासन तक भवनों और मूर्तियों की जो
कहानी है वो खुद की कहानी है। ये धीरे धीरे डेवलप हुई है। कैसे पहले झोपड़ियाँ थी, उसके बाद में कैसे इन लोगों ने सलकंडे का यूज़ किया, उसके बाद में कैसे कच्ची ईंटों का यूज़ किया, फिर पकी हुई ईंटों का यूज़ किया, फिर उस पर प्लस्तर करना शुरू किया। ये सब चीज़ें धीरे धीरे विकसित होती है। जैसे आप छोटे थे ना, जब आप नर्सरी क्लास में बैठे हैं तो आपको पहले स्लीपिंग लाइन सिखाई गई है, ऐसे लगाओ। फिर आपको स्टैंडिंग लाइन लिखाई गई है, ऐसे बनाओ। फिर आपको कर्व बताया गया है, ऐसे बनाओ। फिर आपको यूं कर्व बताया गया है, यूं बनाओ, ऐसे लाइनें लगाओ। ये सब चीज़ों से ज़ीरो से शुरू हुआ है। फिर आपने लास्ट में आके ए सीखा, कर्व से आपने ए सीखा, स्लीपिंग लाइन से आपने अलग अलग तरीके के शब्द सीखे। उसी तरीके से भवन और मूर्तिकला का विकास हुआ है। ठीक है। महान साम्राज्य का उद्भव और पतन, बड़े बड़े साम्राज्य आए, उनका उद्भव हुआ, उनका पतन हुआ, विदेशी शासकों का आक्रमण हुआ, लेकिन बाद में विदेशी शासकों के साथ में आने वाले बहुत से लोग यहीं पर बस गए और यहाँ पर स्वदेशी बन गए। इससे भारतीय संस्कृति से बाहरी संस्कृति, भारतीय संस्कृति से गैर भारतीय संस्कृति का क्या हो गया, मर्ज हो गया। ठीक है। और नई संस्कृतियों का इसिकल, नई संस्कृतियों का क्या होगा, उद्भव हो जाएगा, है ना। नई संस्कृतियों का उद्भव होने लग गया इससे, और यही उद्भव मूर्ति कला और भवन निर्माण कला के विकास के रूप में आज परिलक्षित है। तो अगर हम भारतीय वास्तुकला को बांटते हैं तो 3 काल हम पढ़ते हैं, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक भारत का इतिहास, है ना। उसमें हम प्राचीन काल के अंदर हड़प्पाई कला, मौर्यकालीन कला, मौर्योत्तर कला, गुप्तकालीन कला, दक्षिण भारतीय कला। ठीक है। दक्षिण भारतीय, आपने दक्षिण के मंदिरों के बारे में सुना होगा, सूर्य मंदिर, है ना। सूर्य मंदिर के बारे में आपने सुना होगा। इतने तरीके के, मतलब कि उनके जो वास्तुकला है वो देखने लायक है ना। तो उन्हीं की बात करें, दक्षिण भारतीय कला, है ना। दिल्ली सल्तनत के अंदर जो बनाए गए, जो और मुगल कला के अंदर बनाए गए अलग अलग भवन, उनकी बात कर रहे हैं। इंडो गॉथिक शैली और नव रोमन शैली, ये आधुनिक भारत के अंदर जब अंग्रेज आए तो वो अपने साथ में इंजीनियरों को लाए, है ना। जैसे कि अपने दिल्ली के निर्माण, दिल्ली का जो पूरा स्ट्रक्चर है वो 2 अंग्रेजों के द्वारा ही किया गया है, अंग्रेजी इंजीनियर के द्वारा किया गया है। उसका नाम मैंने बता रखा है, ठीक है, आप ज़रूर देखना। ओके। मुझे लगता है 20 सेकेंड का वीडियो होगा वो, अमेजिंग फैक्ट अबाउट इंडिया, ऐसे करके वीडियो बना हुआ है। ओके, ज़रूर देखना आप। मुझे लगता है इतना पॉइंट आपको समझ आ गया होगा। वास्तुकला और मूर्तिकला, वास्तुकला के बारे में पता चल गया। ओके, इसका आपको दोनों के बीच में अंतर भी पता चल गया। भारतीय वास्तुकला कैसे आई, है ना, धीरे धीरे इसका उद्भव हुआ, ये भी पता चल गया। आज हम कवर करेंगे हड़प्पाई कला। ठीक है। हड़प्पाई कला और वास्तुकला ईसा पूर्व 3री शताब्दी के द्वितीय अर्धांश में सिंधु नदी के तट पर एक समृद्ध सभ्यता का प्रादुर्भाव हुआ, जो आगे चलकर उत्तर पश्चिम और पश्चिम भारत के विशाल भाग में फैल गई। ये सब हम जानते हैं, अगर नहीं भी जानते तो भी आप अच्छे से कवर कर लेना। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के बारे में, तो हड़प्पा सभ्यता सिंधु नदी के तट पर एक विकसित सभ्यता थी। ठीक है। इसको हम बोलते हैं नगरीकरण की सभ्यता, नगरीय सभ्यता। नगरीय सभ्यता क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें जीवंत कल्पना और कलात्मक संवेदनशीलता देखने को मिलती है। प्राचीन सभ्यता की सबसे पुरानी ये कल्पना थी, जीवंत कल्पना। ठीक है। जो उत्खनन स्थलों में मिली, हमें उत्खनन स्थलों में क्या मिला, अनेक मूर्तियाँ मिली, मोहरें मिली, मृदभांड, आभूषण मिले। उनसे पता चलता है कि ये लोग कितने मॉडर्न थे, ठीक है, कितने आधुनिक थे। ठीक है। इन लोगों के द्वारा बनाए गए जो नेटवर्क है ना, मकानों का जो नेटवर्क है, सड़क नियोजन का जो नेटवर्क है, जल निकासी प्रणाली जो है, उस दौरान बनाई गई सबसे बेस्ट नियोजन अभियांत्रिक कौशल का प्रमाण था। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता की वास्तुकला में ऐसा क्या है जो हमें पढ़ने पर मजबूर करता है। जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के अवशेष नगर नियोजन की उल्लेखनीय समझ प्रकट करते हैं। जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के हमें अवशेष मिले हैं, है ना, उनका बचा हुआ जो साक्ष्य मिला है हड़प्पा सभ्यता और मोहनजोदड़ो के, उनसे हमें पता चलता है कि ये जो पूरी सभ्यता थी ग्रिड पर आधारित थी। ग्रिड आप जानते हैं ना, जाल होता है, यूं इस तरीके से बनी हुई थी, ग्रिड पर आधारित थी। अगर हम इसको दूर से देखते हैं ना तो पूरा जाल की श्रृंखला दिखाई देती है कि जाल है बिल्कुल। चेस बोर्ड होता है, आपने देखा होगा, चेस का बोर्ड देखा ना, चेस
चेस खेलते हैं, यूं इस तरीके का चौरस होता है और इसके अंदर डब्बे बनाए होते हैं। मैंने तो इतना चौरस भी नहीं बनाया, इस तरीके से डब्बे बनाए होते हैं। दूर से देखते हैं ना जब इसको, तो ये चेस बोर्ड की तरह लगता है। इतना स्टिक मापन से इसको बनाया गया था, है ना। ये कैसे बना था, ये जो सड़कें थी वहाँ की, पहले सड़कें बनाई गई, नालियाँ बनाई गई, उसके बाद में मकान बनाए गए। ऐसा नहीं है कि किसी ने कब्जा कर लिया ज़मीन पर कि हाँ ये मेरी इतनी ज़मीन है और इतने एरिया में मैं रहूँगा और सड़क के बीच में ही मकान बनाए गए थे। तो ऐसा कुछ नहीं था। ये सड़कें जो थी उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम की दिशा में जाती थी, उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम की दिशा में ये जाया करती थी और एक दूसरे को समकोण पर काटा करती थी। ठीक है, एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। ठीक है, जिससे क्या होता था ग्रिड बन जाता था। हमें 3 प्रकार के घर मिले हैं। ठीक है, आवास गृह मिले हैं 3 तरीके के, आवास गृह, सार्वजनिक भवन और सार्वजनिक स्नानागार। ठीक है, तो हड़प्पाई लोग जो थे इन सब चीज़ों के निर्माण के लिए मिट्टी की पकी हुई ईंटों का प्रयोग करते थे। ठीक है, इनको मिट्टी की पकी हुई ईंटों को इस तरह से अच्छे से सजा कर रख देते थे और इसके ऊपर क्या करते थे, प्लस्तर कर देते थे। ठीक है, इसके ऊपर जिप्सम के गारे का प्लस्तर करते थे। किसका, जिप्सम के गारे का प्लस्तर करते थे। इसीलिए तो आज भी ये इतनी मतलब मजबूत तरीके में खड़ी है। ठीक है, अब ये जो नगर था हड़प्पा सभ्यता का, ये 2 भागों में विभाजित था, ऊंचे गढ़ और निचले नगर के अंदर। ठीक है, इस तरीके से बना हुआ था यूं। ठीक है, यूं ऊंचा गढ़ और ये निचला स्तर, ये गढ़ था और यहाँ पर ये निचला नगर था, यहाँ पर आम लोग रहते थे। ये जो ऊंचा था गढ़ था, यहाँ पर काफ़ी हमें देखने को मिलते हैं, भवन देखने को मिलते हैं, अन्नागार देखने को मिलते हैं। अन्नागार आप समझते हैं ना, बेयर हाउस जो होते हैं जहाँ पर बहुत सारा अनाज इकट्ठा करके रख दिया जाता है, हाँ वो मिलते हैं। स्नानागार है ना, स्विमिंग पूल जिसे कहेंगे। अब आज के परिप्रेक्ष्य में भी अगर हम देखें तो हम बहुत से लोग हैं जो गंगा पर नहाने जाते हैं, है ना, गंगा नदी पर नहाने जाते हैं, तो अलग अलग तटों पर जाकर नहाते हैं। तो उस वक्त भी ये सिस्टम चल रहा था कि लोग सार्वजनिक स्थलों पर जाकर नहाते थे। ठीक है, स्नानागार मेला वगैरह लगता होगा वहाँ पर, इस स्नानागार के चारों तरफ कमरे बने होते थे। ठीक है, कपड़े बदलने के लिए। और इस स्नानागार के अंदर है ना, ये जो स्नानागार मिला है हमें मोहनजोदड़ो से, उसके अंदर पानी डालने और पानी निकालने के लिए, वेस्ट पानी निकालने के लिए बेस्ट तरीके से इन्होंने सिस्टम बना रखा था। ठीक है, तो ये सब चीज़ें थी। निचले नगर के अंदर हमें एक छोटे मतलब ऊपरी नगर की तो हमने बात कर ली, बड़े गढ़ की, कि वहाँ पर हमें क्या क्या मिला है, स्नानागार मिले हैं, अन्नागार मिले हैं, बड़े बड़े भवन मिले हैं जिसकी वास्तुकला देखने लायक है ना। और निचले नगर के अंदर हमें एक कक्षीय मकान देखने को मिलते हैं, एक कक्षीय, एक कमरे वाले घर भी देखने को मिले हैं और बहुमंजिली मकान भी देखने को मिले, 2 मंजिला मकान तक देखने को मिले हुए हैं। ठीक है, सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, क्योंकि 2 मंजिली मकान कैसे पता चला कि ये 2 मंजिली है, सीढ़ियाँ बनी हुई है, कई कई घरों के अंदर सीढ़ियाँ बनी हुई है, घरों के अंदर निजी कुएं बने हुए हैं, उसके अलावा अलग अलग बाथरूम बने हुए हैं। और ये जो घरों की नालियाँ होती थी, ये गली की नाली से मैच होती थी। मान लीजिए घर है, घर की पानी यहाँ से निकल रहा है, ये गली की नाली है। ठीक है, यहाँ पर अटैच होगी और ये छोटी नाली जो है ये सड़क की बड़ी नाली के अंदर, बड़े नाले के अंदर जाकर ठीक है मिक्स हो जाएगी। और इन नालियों को बड़े नालों को ढका जाता था। ठीक है, ढकने के बाद में जगह जगह पर मैन होल बनाए होते थे ताकि इसको साफ़ किया जा सके, है ना। आप हॉलीवुड मूवीज़ में देखते होंगे, बड़े बड़े ये जो होल होते हैं, सीवरेज जो होते हैं, उसके अंदर लोग घूमते रहते हैं। तो वो सिस्टम उस वक्त बना हुआ था जो कि आज भी हमें देखने को नहीं मिलता है ना। उस वक्त पानी निकलने की उचित व्यवस्था बनाई हुई थी, मलकुंड बनाए हुए थे, है ना, थोड़ी थोड़ी दूर पर। और अगर आप कहेंगे ना कि सार्वजनिक आज का जो सिस्टम है, जैसे कि हम जाते हैं कहीं पर जाना होता है कहीं पर रिश्तेदार के यहाँ या फिर कहीं और भी घूमने जाते हैं, तो हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं पानी की व्यवस्था ज़रूर होती है ना, सार्वजनिक पानी की। यहाँ पर कूलर वगैरह लगे होते हैं, वाटर कूलर वगैरह लगे होते हैं, नल लगे होते हैं पानी पीने के लिए। तो उस वक्त जो सार्वजनिक लोगों के लिए, जो लोग यात्रा करते थे, उन लोगों के लिए कई जगहों पर तो कुएं बनाए हुए हैं। ये कुएं क्यों बनाए हुए हैं, है ना,
इसीलिए। और स्वच्छता पर तो इतना ध्यान दिया गया है। मेन होल बनाने का मतलब क्या है कि यहाँ पर टाइम टू टाइम नालियों की सफाई हुआ करती थी। जैसे कि आजकल नगर पालिका और नगर परिषद के अंदर ये लोग हैंडल करते हैं ना ये सिस्टम, सफाई वगैरह का, सड़क झाड़ू लगाने का। तो ये सारा सिस्टम उस वक्त हड़प्पा सभ्यता के अंदर था। तो वैसे हमारा मेन फोकस है कला के ऊपर। ठीक है, कला कैसे, ये कला ही है पूरी निर्माण की। पूरा ये जो सिस्टम बना हुआ है वास्तु का, पूरा निर्माण का हड़प्पा सभ्यता की, तो ये किस पर बना है, वास्तुकला पर बना हुआ है। ये भी किसी ने सोच समझ कर बनाई है ये प्रणाली। ऐसे नहीं है कि अपने आप लोगों ने सेटलमेंट कर लिया कि हाँ इतनी सड़क हम छोड़ेंगे और आप इनके किनारों पर ही हम घर बनाएंगे। इसके लिए भी एक शासक की ज़रूरत पड़ेगी जो इनको कंट्रोल करे। अदरवाइज़ तो कई लोग होते हैं बिगड़े हुए जो बोलते हैं कि नहीं तुम कर लो जो करना है ना। तो यही सब चीज़ें होती है। तो मुझे लगता है आपको ये वीडियो आपको समझ आ गया होगा। इस वीडियो का पीडीएफ फाइल आप ले सकते हैं। ठीक है, पीडीएफ फाइल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। चैनल के अबाउट में आप जाएंगे, वहाँ पर ब्लू कलर के अंदर टेलीग्राम का ऑप्शन दिया हुआ है, क्लिक करेंगे आप चैनल पर पहुँच जाएंगे। वीडियो का पासवर्ड है 678। ओके, वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। थैंक्स, बाय, मिलते हैं नए वीडियो के साथ में। टेक केयर, जय हिंद।